फना की शुरुआत हम तुम के बाद हुई। हम तुम फिल्म ऑलरेडी रिलीज़ हो चुकी थी और आप लोगों को उसके गाने बहुत पसंद आए थे। तो जब फना की बात उठी तो आदि ने, कुणाल ने मुझसे पूछा कि करना चाहोगे, तो मुझे ऑब्वियसली एक टीम हम लोगों की बन चुकी थी, तो कंफर्ट लेवल था साथ में काम करने का। तो इसलिए मैंने बहुत खुशी मुझे हुई कि मैं दोबारा उन लोगों उसी टीम के साथ काम कर रहा हूँ। तो एक तरह की स्वाभाविक सी बात थी, ऐसा कुछ उसमें अस्वाभाविक नहीं था कि किसी नई टीम के साथ काम कर रहे हैं तो किस तरह से संबंध बने। संबंधों की शुरुआत हम तुम के वक्त से हो चुकी थी और फना भी आगन फागन में शुरू हो गई और हम लोग आपस में डिस्कस करने लगे क्या फ़िल्म है, किस तरह की फ़िल्म है, किस तरह के गीत हैं और सिलसिला चल निकला। प्रसन्न, एक होता है ब्रीफिंग का फेज़ कि ब्रीफ करते हैं आप लोग कि इस तरह की फिल्म हमारे इस तरह के सॉन्ग्स होने चाहिए। वो ब्रीफिंग क्या मिली थी आपको? देखिए, मैं पहले अपनी फिल्मों की स्क्रिप्ट पढ़ता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि फिल्मों में गीत लिखना और प्राइवेट एल्बम्स में लिखने में बहुत फ़र्क है, या फिर कविताएं लिखने में बहुत फ़र्क है। क्योंकि कोई कविताएं शायद आप स्वांतः सुखाए लिखते हैं या कोई चीज़ आपको चुभती है या अच्छी लगती है, उससे प्रेरणा पाकर आप कोई कविता लिखते हैं। और प्राइवेट एल्बम्स भी कुछ इस तरह से होते हैं, उसमें आपकी स्वयं की अभिव्यक्ति जो होती है वो आगे होती है। बात जब चलती है फिल्मों में लिखने की, तो मुझे लगता है कि फिल्मों में आप किसी चरित्र विशेष के लिए लिखते हैं। उस फिल्मों के चरित्र के साथ, उस फिल्मों के जो उसका जो प्लॉट है, उसकी जो प्रेमाइस है, उसके साथ आपको बहुत कंफर्टेबल होना ज़रूरी है कि आप समझें कि आप क्यों लिख रहे हैं गीत। हर गीत का कोई ना कोई कारण होता है फिल्म में। ऐसा नहीं कि आपने जस्ट गीत डाल दिया है किसी फिल्म में। या तो आप किसी चरित्र की आवाज़ बन रहे होते हैं या कहानी को आगे ले जा रहे होते हैं गीत के माध्यम से। तो बहुत ज़रूरी है कि आप स्क्रिप्ट को पहले समझें और उसमें गीतों का क्या स्थान है उसे समझें। तो मैंने पहले फना की स्क्रिप्ट पढ़ी और उसे आत्मसात किया, कुछ वक्त तक उसके साथ वक्त बिताया। उसके बाद कुछ सिचुएशंस, ज़्यादातर डायरेक्टर्स कुछ सिचुएशन पहले से ही फिगर आउट कर चुके होते हैं कि ये सिचुएशन है, यहाँ पर एक लड़का और लड़की पहली बार मिलते हैं, तो इस तरह के उनके कैरेक्टर्स हैं, तो यहाँ पे गीत का स्कोप है। या कहते हैं कि यहाँ पे बैकग्राउंड स्कोर के रूप में हम गाने का यूज़ करना चाहते हैं। तो कुछ सिचुएशंस जो होते हैं वो निर्देशक जो होते हैं वो पहले से तय कर चुके होते हैं कि यहाँ पर हमें लगता है कि गीत होना चाहिए। कुछ सिचुएशन जब आप स्क्रिप्ट पढ़ते हैं तो आपके जहन में सवाल उठते हैं और तो आप बताते हैं कि यहाँ पे शायद हो सकता है। तो एक तरह का कोलैबोरेटिव प्रोसेस है, साथ मिलकर काम करने वाली बात है। तो ब्रीफिंग जो थी वो इसी तरह से हुई कि फिल्म को मैंने पढ़ा, स्क्रिप्ट को पहले पढ़ा, उसके बाद हम लोग मिले और फिर हमने डिस्कस किया कि कहाँ कहाँ पर इसमें गीतों का स्कोप है और गीतों को लिखना शुरू किया। किन गानों के लिए डायरेक्टर ने कहा था कि इस सिचुएशन पे मुझे गाने चाहिए और किन गानों को के लिए आपने कहा कि यहाँ भी फिट हो सकता है, यहाँ भी हम डाल सकते हैं? इस केस में मैं कहूँगा फना में ज़्यादातर गीत आदित्य चोपड़ा और कुणाल जी ने पहले से तय किए हुए थे कि यहाँ पर हम लोगों के पास एक गीत है जहाँ पर देशभक्ति की सी बात है। यहाँ पर मैं अनलेस आप उससे इत्तेफाक न रखें, कोई उसको बदलने की वजह मुझे नहीं दिखाई देती। तो इसमें ज़्यादातर गीतों का स्थान उनका तय था। गीत किस तरह का होगा उसमें भाई रोमांस है तो ज़रूरी नहीं है कि बारिश का रोमांस हो, पर अगर गीत है उसमें बहुत सुंदर गीत है। मुझे लगता है कि वो धीरे धीरे पहले कुछ समय तक शायद वो गीत लोगों ने अभी नहीं पकड़ा है, पर एक गीत है उसमें देखो ना, बहुत सुंदर गीत है। मुझे लगता है कि सोनू निगम जी ने मतलब इतना सुंदर वो गाया है और सुनिधि का जो है अपने आप में एक बहुत ही अलग सा गीत है। वो मुझे लगता है बहुत सुंदर गीत बन पड़ा है। वो जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे थे, और एक्चुअली फना में क्या हुआ एक चीज़ और कि हमने पहले थोड़ा डमी काम किया। हम लोग पहले देखना चाहते थे कि ये इस ट्यून के साथ, इस धुन के साथ हम कुछ वक्त तक रहना चाहते। तो शुरू में मैंने कुछ डमी वर्ड्स लिखे थे जो कि हमने बाद में बदले, लेकिन
कई बार क्या होता है कि डमी वर्ड्स तो आप सोचते हैं डमी है, वो डमी नहीं रह जाते क्योंकि वो इतने अच्छे लग रहे थे लोगों को कि अभी बदलना नहीं चाहते उसको। तो देखो ना कुछ ऐसा ही था कि साजिश है बूंदों की, कोई ख्वाहिश है गुपचुप सी, देखो ना हवा कुछ हौले हौले, जुबां से क्या कुछ बोले, क्यों दूरी है अब दरमियाँ। ये इसका ज़्यादातर पोर्शन जो था वो डमी के वक्त ही मैंने लिखा था, और हम लोग उसे बाद में बदलेंगे, लेकिन सबको इतना अच्छा लगने लगा कि फिर बदलने की बात ही नहीं उठी, नहीं यही रखते हैं। फिर मैंने अंतरे लिखे और उनको आगे बढ़ाया। तो ये एक कोलैबोरेटिव प्रोसेस है, जब तक आप लेन देन नहीं होगा, बैठेंगे नहीं साथ में, तो मुझे लगता नहीं कि गीत जो है वो, क्योंकि नथिंग इज सैक्रोसेंट, देयर इज नथिंग व्हिच यू से इज देयर एंड यू कांट चेंज इट। स्पेशली हम जब रिलेशनशिप, इसीलिए मैंने कहा कि जब रिलेशनशिप बन जाती है एक टीम की, तो जो फेर बदल, आगे पीछे, ये सब आसान हो जाता है। एक दूसरे पर ट्रस्ट होता है, एक दूसरे की बात समझ में आती है, वो तासीर जो बात की होती है वो समझ में आती है, अंदाज समझ में आता है कि ये जब आदमी ये कहता है तो ये क्यों कहता है। तो वो एक तरह की अंडरस्टैंडिंग हमारे पास टीम में थी, और इस तरह से काम होता रहा। तो सुन, एक गाना शायद इसमें चंदा चमके करके कोई गाना है, कहा जा रहा है उसके बारे में चंदू की चाची ने चांदी के चम्मच से, कुछ इस तरह की तर्ज पर शायद वो है, वो क्या है एग्जैक्टली? वो गलत नहीं कहा जा रहा है, क्योंकि एलिटरेशन जिसे कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में उसे कहते हैं अनुप्रास। अनुप्रास में होता है कि आप एक ही शब्द को का यूज प्रयोग करते हैं, कि सिलेबल का यूज करते हैं। तो क्या, मुझे तो भूल गया, मैं भूल चुका हूँ। कई अनुप्रास के हम लोग याद किया करते थे बचपन में, अनुप्रास के बहुत अच्छे अच्छे बड़े बड़े कवियों ने अनुप्रास के यूज किए हैं, मैं बिल्कुल याद नहीं आ रहा है, खैर याद आएगा बताऊंगा। तो हिंदी में बहुत कवियों ने अनुप्रास का प्रयोग किया, और मैं हमेशा चाहता था कि मैं इसको, और मुझे लगता है कि बच्चों को बड़ा मज़ा आता है, और एक तरह से भूलते जा रहे हैं ये सब चीज़ें जो हमारी जो खेल से होते थे। और बच्चों के लिए कोई लिखता ही नहीं है, बच्चों के लिए लिखते हैं तो उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। आज का बच्चा जो इन्वॉल्वमेंट चाहता है, और इनमें कुछ चीज़ें हैं जो हमारे पहले लोग करते थे, वो मुझे लगता है उनको रिवाइव करने की ज़रूरत है। तो मैंने कहा एक फ्रेश अटैम्प्ट किया जाए, जिसमें जो कि बच्चे लोग आपस में खेलें, जिसको गाने को एक चैलेंज की तरह से खेलें। तो इसलिए मैंने लिखा कि ये चंदा चमके चमचम, चीखे चौकन्ना चोर, चींटी चाटे चीनी, चटोली चीनी खोर। सो मैंने कई बच्चों को देखा है पार्टीज वगैरह में, वो इस तरह से करने की कोशिश करते हैं, हमें अंकल याद है, हम आपको सुनाना चाहते हैं। तो इस ऑलरेडी कैचिंग ऑन, और मुझे लगता है कि बच्चों के लिए और गीत होने चाहिए। तो ये गीत एक तरह से डेडिकेटेड है टू द चिल्ड्रन, एंड आई थिंक मेरे लिए और भी आसान हुआ, बिकॉज आई जस्ट हैव अ डॉटर। सो मैं शायद उसके लिए सोच के लिखा, पर ये मुझे लगता है कि कैच ऑन करेगा कहीं ना कहीं। और आइडिया वही था कि एक टंग ट्विस्टर दिया जाए लोग बच्चों को, जो आपस में खेल में वो यूज़ करें, और उसमें आमिर बीच में आ जाते हैं, और कुछ पुराने हमारे खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़कती, कुछ नए हैं कुछ पुराने, वो सब मिक्स करके एक ऐसा गाना बनाया जो कि बच्चों को मज़ा आया उसमें। एक और गाना है फना, या आपके अंदर जो बच्चा है उसे मज़ा आए। एक और गाना है फना फॉर यू। सबसे पहले तो हमें ये समझा कि फना क्या है। फना है डिस्ट्रॉय हो जाना, किसी चीज़ में खुद को मिटा देना, फना हो जाना, उसमें अपने को, अपनी जो अस्तित्व है, अपना वजूद जो है उसे मिटा देना, वो है फना हो जाना किसी चीज़ में। तो ज़्यादातर इश्क में फना होते हैं, जो उसमें एक पॉजिटिवाइजेशन हो जाता है उस बात का, खुद को एक तरह से अपनी हस्ती को मिटाकर, जो है प्रेम की इंतहा है, प्यार की इंतहा है, कि जब वैसे भी कबीरदास ने कहा है कि प्रेम गलियती साकरी या में तो न समाए। तो वैसे भी ऐसी बात नहीं है कि नई बात है फना होना। फना होना बहुत क्लासिकली अगर आप देखें, इनफैक्ट रिलीजन में आया है, फिलॉसफी में आया है कि जब प्रेम होता है तो उसमें एक हो जाता है आदमी, दो नहीं रह जाता। और वो एक हो जाना मतलब है कि दो नहीं रह सकते, फना हो जाना, समाप्त कर देना खुद की आइडेंटिटी को। आप उसको फिजिकली भी ले सकते हैं, आप उसको इमोशनली भी ले सकते हैं, आप उसको स्पिरिचुअली भी ले सकते हैं। फना वर्ड का यूज़ आपको बहुत सूफी पोइट्री में भी बहुत मिलेगा, क्योंकि रहमान जी से कुछ दिन पहले बात हो रही, जो कहते हैं सूफी पोइट्री बहुत यूज़ है। मैंने कहा बिल्कुल,
क्योंकि सूफ़ी पोइट्री जो है वो कहीं ना कहीं उसका शरीरीकरण जब होता है तो वो हम लोग उसको ज़मीनी प्यार से आइडेंटिफाई करते हैं। अगर आप देखें जो पिया की बात की जाती है, या आज रंग है माई रंग है मेरे महबूब के घर रंग है, या पिया की जो बात की जाती है वो एक्चुअली लवर जो होता है सूफ़ी पोइट्री में ज़्यादातर वो गॉड को रिफ़र करते हैं, आत्मा को फीमेल करके रिफ़र करते हैं। वो सब चीज़ें अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं फ़ना वर्ड जो है वो उस टेरिटरी से आता है, और ये प्यार को जो है वो एक रूहानी अंदाज और एक रूहानी तासीर देता है। उसको एक सिर्फ शारीरिक आकर्षण से उसे मुक्त करके उसे कहीं ऊपर एक और लेवल उसका ऊपर ले जाता है। तो फ़ना इसलिए प्यार की ऐसी इंतहा है जब प्यार जो होता है वो सिर्फ दो जिस्मों का प्यार न रह जाए, वो कहीं उससे आगे निकल जाए और तब आप अपनी हस्ती मिटा सकते हैं। तो उस तरफ इंगित करता है। ये फना फॉर यू जो गाना है वो किसकी तरफ, किसके लिए, कौन फना खुद को ख़त्म कर रहा है? ये सब बताने की जरूरत अभी नहीं है। कोई फिल्म आ रही है तो कौन किसको खुद फना कर रहा है, किसके लिए कर रहा है, ये सब तो फिल्म देख के ही आपको अंदाज़ा होगा कि कौन किसके लिए किसको फना कर रहा है। पर इस फिल्म में आप देखें तो गाने ज़्यादातर एक जॉनर के गाने हैं, एक ज़्यादातर प्यार के गीत हैं इसमें डांस नहीं, इस तरह के मतलब मस्ती डांस वाले गीत नहीं है। अगर आप चंदा चमके को निकालें उसमें वो भी मस्ती डांस का गीत नहीं है, वो भी एक इन्वॉल्वमेंट बच्चों के साथ खेल खाल छेड़छाड़ प्यार मोहब्बत। तो इस म्यूजिकली भी ये फिल्म बहुत फोकस्ड है अबाउट लव एज इट इज़ इन द स्टोरी, इट इज़ म्यूजिकली ऑल्सो वेरी फोकस्ड। सो इसमें कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो फॉर इफेक्ट डाली गई है। कम गीत हैं, ऐसा नहीं कोई 25 गाने या 15 गाने या 12 गाने, 5-6 गाने, एक आध रिमिक्स है, बट दे आर फोकस्ड ऑन लव, प्यार पर वो उनका तवज्जो है। जो देश रंगीला जो गीत है वो बेसिकली देश के बारे में है। अब वो स्टोरी को आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि उसमें रंगों की जो सार्थकता है, इस गीत में रंगों का जो यूज़ है, रंगों का प्रयोग है, रंगों की बात है, उसका एक ख़ास वजह है। उसमें आप देखेंगे जक्सटापोजिशन है उसमें एक आपको लगेगा जब आप फिल्म को देखेंगे कि वो गाने की वहाँ पे सार्थकता क्या है, वो क्यों है वो गीत वहाँ पर, और वो क्यों रंगों के लिए लिखा गया है। और उसमें कलर्स के रूप में कंट्री को डिस्क्राइब किया है कि लाल रंग किसका है, और धानी चुनर है, और मौसम का रंग, और आकाश का रंग, और सिंदूरी गालों वाला सूरज जब करे ठिठोली, शर्मीले खेतों को ढक ले चुनर भी। तो रंगों का प्रयोग है और प्रकृति का चित्रण है और देश की भूमि की बात है, और उस गाने का एक ख़ास मतलब है जो कि आपको फिल्म देख करके जाहिर होगा कि क्यों इसमें रंगों की बात की गई। प्रसन्न, एक लाइन है, अभी तो फिल्म नहीं आई है, हमने देखी नहीं, पर शायद फिल्म में भी बार बार इस गाने को, इस लाइन को यूज़ किया गया है, शायद एल्बम में भी, जैसी मेरी जानकारी है, तेरे दिल में मेरी सांसों करके। ये क्या है, मीन्स ये लाइन क्या है? ये एक्चुअली अगेन इट इज़ वो जो काजल कहती है उस फिल्म में, वो एक बेसिकली प्यार की बात है। और क्योंकि मिलन है, मिलन के बाद बिछड़ना है, ये सब चीज़ें हैं, तो उसमें एक तरह की लॉन्गिंग है उस लाइन में। प्यार जब बढ़ता है जब उसमें डिस्टेंस आती है, जब जो कल्मिनेशन ऑफ लव है उसमें उसके बाद कुछ नहीं है। प्यार की का जो सफ़र है और उसमें जो शिद्दत है, वही शिद्दत इस शेर में है, इस सेंटेंस में है। ये जो लाइन है, तेरे दिल में मेरी सांसों को पनाह मिल जाए, ये प्यार में जो लॉन्गिंग होती है, प्यार की जो शिद्दत है, वो कहाँ से आती है? वो दूरियों से आती है। प्यार का जो अंत है, अगर वो मिलन में हो जाए और उसके बाद स्टोरी तो कुछ रह नहीं जाती। तो आप देखें इंटेंसिटी जो प्यार में आती है, वो
वो कल्मिनेट ना होने में, उसको उसका जो है समापन ना होने में है। फाइनैलिटी जो है वो उसके बाद लव में कुछ रह नहीं जाता, उससे पहले सब कहानी है। तो उसी इंटेंसिटी की, उसी खिंचाव की ये बात करती है लाइन कि एक डिज़ायर है लवर की कि तेरे दिल में मेरी सांसों को पनाह मिल जाए, कि मैं तुझ में जो हूँ एक रस, जो मैंने पहले बात की आपसे कि एक होने की जो बात है वो है। आप देखें, ये बहुत फिलोसॉफिकल बात कर रहा हूँ मैं, लेकिन अद्वैत जो है वो ये मानता है कि मॉनिज्म जिसे कहते हैं कि एक है सब कुछ, एंड ब्लैक होल थ्योरी भी यही मानती है फिजिक्स में कि थॉट इट्स अ प्रोजेक्शन, एनर्जी जो है वो ब्रेक हुई है। तो दो इंसानों के बीच जो एक आकर्षण है वो कहीं ना कहीं रूहानी है, कहीं ना कहीं उसका एक बड़ा मतलब भी है। वो जो इंटेंसिटी से एक दूसरी तरफ खींचते हैं वो बेसिकली हैं ही एक, इसलिए खींचते हैं। इसलिए ये डिज़ायर होती है कि मैं मेरी सांसें तुझ में समा जाए। आप देखें जितने भी पोएट्स हुए हैं पास्ट में, उन्होंने कहीं ना कहीं एक होने की बात की है, कहीं ना कहीं स्वयं को या तो मिटा देने की बात की है या एक होने की बात की है। तो इसमें भी वही बात है कि मेरी सांसें जो हैं वो तेरे दिल में, मतलब इट्स लाइक एनवलप, इट्स लाइक गेटिंग टुगेदर इन अ कंप्लीट सेंस। वो डिज़ायर बार बार पोएट्स और हमारे लेखकों ने और प्यार करने वालों ने व्यक्त की है। अलग अलग हमारे देश के अलग अलग चरणों में, अलग अलग युगों में आप इसकी झलक देखेंगे। तो ये कहीं ना कहीं मूल रूप से वहीं से निकलता है, एक हो जाने की चाहत, एक हो जाने का जज्बा, वो ये शेर व्यक्त करता है। प्रसन्न, एक गाना और शायद ये भी है, चांद सिफारिश। चांद सिफारिश, चांद सिफारिश किस सिचुएशन में आ रहा है ये देखिए अगेन हम लोगों ने बहुत डिबेट किया कि चांद सिफारिश लोगों के समझ में नहीं आएगा या आएगा या ये वो। मुझे बहुत अच्छा लगा था जब मैंने देखा था कि चांद सिफारिश जो करता हमारी वो देता तुमको बता, कि शर्मो हया के पर्दे गिरा के करनी हमको खता ना, कि चांद अगर एडवोकेट होता और हमारा एडवोकेट होता तो आपको बताता। तो मुझे लगा इसमें एक नयापन है कि बहुत कहा जा सकता था कि छोड़ दे शर्मो हया और नाजनी और मुझे कुछ करना है, लेकिन अगर चांद को बीच में ले आया जाए तो उसमें नयापन लगा मुझे कि चांद सिफारिश, चांद से सिफारिश करवाना चाहता है वो, और इस माध्यम से ये कहना चाहता है कि क्या मैं हमेशा मुझे लगता है कि पोइट्री में अगर जो डेलिकेसी ना हो उसमें एक नज़ाकत ना हो तो वो लोगों तक नहीं उतरती। कविता इसीलिए कविता के माध्यम से इतनी बड़ी बड़ी बातें कह दी गई जो कि शायद प्रोज के माध्यम से संभव नहीं थी हमारे फिल्मों में। आज सजन मोहे अंग लगा ले जन्म सफल हो जाए, इतनी बड़ी, इतना इरोटिक है, इतना ज़्यादा ओवर्ट है कि अगर आप इसको प्रोज में लिखें इस बात को तो शायद तबाही हो जाए, लोग कहीं क्या कहा जा रहा है, एक लड़की के लड़के से ऐसे कैसे कह सकती है। मगर जब वो कविता के माध्यम से कहती है तो शब्दों की नज़ाकत, उनको जो इससे पिरोया गया है, सभी लोगों को वो सुनने में अटपटा नहीं लगता, बुरा नहीं लगता, क्योंकि सच तो है। डिज़ायर तो गलत नहीं है, डिज़ायर तो झूठ नहीं है। डिज़ायर को आप कैसे व्यक्त करते हैं वही सारी कला है। और मुझे लगता है कि चांद जब सिफारिश करता है, क्या कह रहा है वो कि शर्म हम छोड़, लेट्स आज तो लोग लेट्स डू दिस लेट्स डू दैट कहने लगते हैं, पर मुझे लगता नहीं कि लोगों को एक हमारी जो मर्यादा है, कविता की मर्यादा और समाज की मर्यादा साथ साथ चलती है। और कविता तभी सफल होती है जब वो उन सब मर्यादाओं का ध्यान रखते हुए बात को नज़ाकत से कहते हैं। और यही इसमें कोशिश है कि मुझे आई वॉन्ट टू बी क्लोज टू यू, मैं आपके पास आना चाहता हूँ। बहुत मोटी सी बात है, लेकिन उसको कहा गया कि चांद सिफारिश जो करता हमारी देता वो तुमको बता, तहजीब शर्मो हया के पर्दे गिरा के करनी है हमको खता। अब खता क्या है सबको पता है, और शर्मो हया के पर्दे गिराने का मतलब क्या है ये भी पता है, लेकिन वो बात जो है उसकी मर्यादा नहीं नष्ट होती, ये कोशिश है। प्रसून, आपने बताया था कि इस गाने को स्टैब्लिश करवाने में या तो उसे फिल्म में डलवाने में आपको थोड़ा शायद कुछ डिबेट वगैरह नहीं, चांद सिफारिश वाली बात पर हम लोगों का डिबेट चल रहा था। कुणाल, मैं और आदित्य चोपड़ा जी बैठे थे और काफ़ी, और जतिन ललित जी, कि ये बात समझेंगे लोग।
और मैं ये मानता हूँ कि हमारे यहाँ कविता का इतना ज़बरदस्त ट्रेडिशन है कि ज़रूर समझेंगे हम लोगों ने। मतलब अगर आप पास्ट देखें हमारे देश का, तो सबसे पहले कवियों का नाम आता है। कालिदास का नाम आता है, मिर्ज़ा गालिब का नाम आता है, कबीर दास का नाम आता है, तुलसीदास का नाम आता है, पोएट्स का नाम पहले आता है। तो इस देश में कविता का ट्रेडिशन है, और इसलिए भी कविता का ट्रेडिशन है क्योंकि वाचिक परंपरा है, श्रुति की परंपरा है। क्योंकि कहकर याद रखने, कहने के माध्यम से याद रखकर हमने अपनी संस्कृति को संजोया है। हमारा रिकॉर्डेड हिस्ट्री नहीं है, हमारे यहाँ डॉक्यूमेंटेशन, रिटन डॉक्यूमेंटेशन तो बहुत लेट चालू हुआ है। तो हमारे की जो विजडम थी वो हमेशा कविता के माध्यम से आगे बढ़ी है। कबीर दास स्वयं इलिटरेट थे, अनपढ़ थे, लेकिन फिर भी कविता करते थे, क्योंकि कविता जो है उसके माध्यम से बात आगे पहुंचती थी, उसमें एक रिदम होता था। काल करे सो आजकल, विजडम है, काल करे सो आजकल, आज करे सो अब पल में प्रलय होएगी, कब बहुरी करोगे कब। तो एक जो बात जिसको वो चाहते थे कि लोग जाने, याद रखें, उसको कविता में पिरो दिया जाता था। सो इस देश में कविता का ट्रेडिशन है, यहाँ पर कविता में बहुत कुछ लोग समझते हैं, ये हमारे खून में है। तो मुझे लगता है कि अच्छी कविता का बहुत स्कोप है, इसलिए मुझे लगा कि करना चाहिए। और फिर मैंने वही कहा कि हमारी टीम जो थी वो आपस में एक दूसरे के प्रति एक तरह का सम्मान है और अंडरस्टैंडिंग है, तो एक दूसरे की बात मानते हैं। और अभी आप देखिए चांद सिफारिश ऑलरेडी लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। एक और गाना है मेरे हाथ में जी, वो क्या है, किस तरह का गाना है? वो अगेन प्रेम का गाना है कि मेरे हाथ में तेरा हाथ हो, सारी जन्नतें मेरे पास हो, तू जो पास हो फिर क्या है जहाँ, तेरे प्यार में हो जाऊँ फना। एक्चुअली मैंने इसके लिए 2 और लाइनें लिखी थी कि तेरे हाथ में, मेरे हाथ में तेरा हाथ हो, सारी जन्नतें मेरे पास हो, इतने पास आ गुजरे ना हवा, मैं तुझ में फना तू मुझ में फना। उस पर बहुत डिबेट होता रहा था कि इतने पास आ गुजरे ना हवा अच्छा है कि जो अभी है तेरे साथ हो, तू जो पास हो फिर क्या जहाँ, ये अच्छा है या इतने पास आ गुजरे ना हवा, ये ज़्यादा अच्छा है। तो मैं बहुत वक्त तक ये कहता रहा नहीं, इतने पास आ गुजरे ना हवा में ज़्यादा कविता है और ज़्यादा पोइट्री है। तो फिर लोगों को सुनाया गया। तो भाई आजकल क्या होता है कि डेमोक्रेसी विंस, जब लोग ज़्यादा लोगों को पसंद जो चीज़ आती है वो, क्योंकि मास अपील बहुत बड़ी चीज़ है, और इसलिए वो हम लोगों ने फाइनली किया। उससे मैं नाखुश नहीं हूँ, पर हम लोगों का काफ़ी वक्त तक उस पर भी विवाद हुआ। तो विवाद जो होते हैं वो पार्ट ऑफ फिल्म मेकिंग के प्रोसेस के पार्ट हैं, अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यूज़ होते हैं। और आदित्य चोपड़ा जैसे स्वयं जो है, उनका इतना शार्प अंडरस्टैंडिंग मार्केट का है कि मैं उनकी पॉइंट ऑफ व्यू को बहुत, आई रियली रिस्पेक्ट हिज पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज फैक्ट इज एक्चुअली अगर आप देखें कोई भी फिल्म बनना, जो भी लोग जुड़े हुए हैं वो कहीं किसी और पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं आए, सभी चाहते हैं कि फिल्म जो है वो अच्छी करे, मार्केट में लोगों को समझ में आए, उनको मज़ा आए और एक सक्सेसफुल फिल्म हो। बस उस सक्सेस और कला की जो एक तारतम्य उसका बैठना जरूरी है। प्रसन्न, क्या रिएक्शन था आपका जब फर्स्ट टाइम आपने सुना था कि आमिर और काजोल आने वाले हैं इस फिल्म में? देखिए मुझे मालूम था कि आने वाले हैं, जब मुझे दोनों के साथ में मैं काम कर चुका हूँ एड्स में। आमिर के साथ मैंने बहुत लंबे अरसे तक कोक के ऐड किए हैं, तो उनके साथ एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। और मुझे उनकी एक्टिंग पर, उनके अभिनय कौशल पर बहुत विश्वास है, क्योंकि वो शख्स जो है वो कोई भी चीज़ को लाइटली लेकर नहीं करते हैं। और तो ये बात तो मुझे क्लियर थी। फिर मैंने काजोल के साथ काफ़ी एड्स किए और काजोल के साथ थोड़ा वक्त बिताया, तो मुझे लगा कि वो तो मतलब पावर हाउस ऑफ टैलेंट है, एकदम स्पॉन्टेनियस हैं, एकदम आमिर और काजोल एकदम अलग अलग लोग हैं लोग, बिल्कुल। मुझे यही बस था कि इन लोगों का आपस में कैसे होगा, बिकॉज बहुत अलग अलग तबीयत के लोग हैं। काजोल इज़ लाइक नाउ, राइट नाउ, एंड शी इज़ ऑलवेज ready and bubbling and with life, and she's extremely talented, probably one of the most talented people I know. And आमिर जो है वो टैलेंट की तो खैर है ही उनमें, कोई सवाल ही नहीं उठाता, पर वो बहुत ज़्यादा आत्मसात करने में विश्वास करते हैं, बहुत समय तक उस चीज़ को, उसको अपने सोक इन करते हैं, उसमें बहुत अंदर तक जब उनके
एक एक उनका रोम रोम ये नहीं बोलने लगे कि मैं इस रोल में घुस गया हूँ, वो रोल में आसानी से जाते नहीं, और इसलिए उनका स्टाइल फ़र्क है। तो एक चीज़ का तो विश्वास था कि जब ये फिल्म बन जाएगी तो इन दोनों का अभिनय, और आई थिंक लोगों को इफ़ दे आर वेटिंग फॉर दिस फिल्म, अगर वो इस फिल्म का इंतज़ार कर रहे हैं तो बिल्कुल सही कर रहे हैं, क्योंकि ये दो बहुत ही एक मुख्तलिफ सी पर्सनैलिटीज़ हैं और दोनों ही बहुत टैलेंटेड लोग हैं। उन दोनों का साथ में आना बहुत, मेरे को लगता है, बहुत अच्छी चीज़ है, और इसलिए मुझे ये विश्वास था कि इस फिल्म के लिए मैंने गीत लिखूँगा, वो ये तो फिल्म के आने के बाद उनका वो और ज़्यादा लोग उसे सुनना चाहेंगे, बिकॉज वो द स्क्रीन प्रेजेंस ऑफ दिस टू पीपल इज़ फिनोमिनल।